नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ प्रश्नावली 7.3 के एग्जाम्पल्स लेकर के। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 की बात की थी, और वहाँ जिस भी व्यूवर्स ने उसको देखा है तो आपको मिला होगा कि तीनों एग्जाम्पल्स में कुछ थोड़ा डिफरेंस है। तो उन तीनों एग्जाम्पल्स के डिफरेंस को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि वो 3 एग्जाम्पल्स और 2 एग्जाम्पल्स जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, यदि इन 5 एग्जाम्पल्स को कोई विद्यार्थी अच्छे से सीख लेता है तो 7.3 की जो एक्सरसाइज है वो आप चुटकियों में हल करेंगे। और ये समझ लीजिए 7.3 की प्रश्नावली आपको आ चुकी होगी यदि ये एग्जाम्पल्स आपने सीख ली है। इसलिए इन एग्जाम्पल्स की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर जो 14 है वो किस प्रकार से है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 2, 3, बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4 के और बिंदु सी की निर्देशांक 6, -3 संरेखीय। बिल्कुल सीधी सी बात समझनी है। क्या ज्ञात करने के लिए बताया गया? के का मान दिया क्या गया है, 3 बिंदु दिए गए हैं और उनको संरेखी बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि 7.1 की जब एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी उससे पहले 7.1 में कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो यूज होने वाले हैं उसकी बात हमने की थी। वहाँ पर भी किन्हीं 3 बिंदु के लिए संरेखी होने की क्या कंडीशन होती है उसकी बात हमने की थी। तो आप 7.1 के जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो था उसको आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि यदि इन तीनों बिंदुओं को संरेखी बताया गया है तो हमें करना क्या है, हम ये समझेंगे। सबसे पहले दिए गए तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं। पहला बिंदु है ए जिसके निर्देशांक 2, 3, बिंदु बी जिसके निर्देशांक 4 के और बिंदु सी जिसके निर्देशांक 6, -3। एक कंडीशन अपने को याद रखनी है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी है तो क्या होना चाहिए। 3 बिंदुओं के संरेखी होने के लिए क्या करना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला हमें यूज लेना है, नया कोई फॉर्मूला नहीं है। जब 3 बिंदुओं के निर्देशांक देकर के हमें ये कहा जाए कि ये किसी त्रिभुज की शीर्ष है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो वहाँ जो फॉर्मूला यूज हो रहा था ठीक वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। इसका रिजल्ट है वो 0 के बराबर होता है यदि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है और इसको अच्छे से कैसे याद करें ताकि हम अपनी लाइफ में कभी भूलें नहीं, इसके लिए 7.3 की एक्सरसाइज के लिए इससे रिलेटेड एक बेसिक कंसेप्ट का हमने बिल्कुल एक वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ ज़रूर आपको ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, इसको कैसे याद किया जाए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ इस फॉर्मूले को बता दिया है। इस फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे हो कि इनकी वैल्यू अपने को कहाँ से मिलेगी। तो इनकी वैल्यू ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं वहाँ से अपन देखेंगे, समझेंगे। पहला जो बिंदु है उसके निर्देशांक को हमें क्या समझना है कि वो x1 y1 का मान है। ये x1 का मान है, ये y1 का, ऐसा हम समझेंगे। दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक को हम समझ लेंगे कि वो x2 y2 का मान है। और तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं उनको समझ लिया जाएगा कि वो x3 y3 के मान है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 कौन है? यही रहे। इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2, इसको x3 y3। इसको मैंने सामने लिख दिया ताकि हम लोगों से प्रश्न को हल करते समय मिस्टेक नहीं हो। तो ये सब वैल्यू अपन यहाँ से देख करके आराम से इसमें लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे।
यहीं से स्टार्ट करते हैं 1/2 x1। देखो x1 कहाँ आ रहा है, x1 y1, तो ये x1 है, ये y1 है, x1 का मान 2 हो गया, x1 इस ब्रैकेट से गुणा है तो गुणा y2 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 2 नंबर पे देखो x2 y2 बोला है, तो ये x2 है, ये y2 है, y2 की जगह कितना लिखेंगे, k लिखेंगे, फिर ये माइनस y3, ये रहा y3, तो यहाँ से मिलेगा ये x3 है, ये y3, x3 y3 लिखा था ना हमने, तो ये x3 y3, ये y3 का मान -3 है, तो ये माइनस तो इस सूत्र के अनुसार था ही, फिर से माइनस आ रहा, तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा और y3 का मान ऐसे लिखेंगे प्लस x2, ये रहा x2, तो x2 का मान 4 होगा, यहाँ से देखना है x2 y2 बोला है, तो ये x2 या y2 है, x2 का मान 4, फिर गुणा y3 का मान ये रहा -3, फिर यहाँ जो माइनस है वो लिखो, y1 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये x1, ये y1 का मान 3 हो गया, प्लस x3 जो है, x3 का मान कितना है 6, और y1 का मान, y1 यहाँ से देखो, y1 का मान 3, फिर माइनस y2 का मान k बराबर 0। याद रखना, हम अज्ञात राशि k का मान निकालना चाहते हैं, तो ये बराबर में जो 0 चल रहा है वो लास्ट तक चलेगा जब तक k का मान नहीं आ जाए। इसके बाद देखिए 1/2, ये अज्ञात राशि है, ये सामान्य संख्या अज्ञात के साथ में कभी सीधी सीधी जुड़ेगी नहीं, तो ये k + 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो बाहर 2 आ रहा है, इस 2 को k के साथ और 3 के साथ अलग अलग गुणा करेंगे। 2 को k के साथ गुणा करेंगे तो 2k बनेगा, फिर 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +6। ऐसे ही यहाँ देखिए -3 के साथ जुड़ेगा तो -6 बनेगा, और वो -6 इस 4 से गुणा होगा तो -24 बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ हमने समझा था कि अज्ञात राशि सामान्य संख्या के साथ जुड़ती नहीं है, वैसे ही अज्ञात राशि सामान्य संख्या के साथ में सीधी सीधी घटेगी भी नहीं। तो क्या करना होगा, इस 6 को 3 के साथ और k के साथ गुणा करना है। तो 6 को 3 के साथ गुणा करेंगे 18, फिर -6 को इस k के साथ गुणा करेंगे तो 6k, बराबर में ये जो 0 था वो चलता रहेगा। फिर देखिए ये जो 1/2 लिखा है वो 1/2 ये है। इसके अंदर पहले उनको समझ लीजिए जिसमें k आ रहा है, तो देखो 2k तो यहाँ पर है और 6k यहाँ है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, तो 2k में से 6k को घटाना पड़ेगा, ये ज़्यादा है तो -4k बचेगा, ये -4k। इनको आप ध्यान से समझिए, 6 प्लस का है 18 प्लस का है, तो 6 और 18 तो जुड़ जाएंगे, ये तो हो जाएंगे 24 प्लस के, लेकिन 24 प्लस के हैं और ये 24 माइनस के हैं, तो आप एक बार ऐसे लिख दो कि प्लस का 24 बन गया, 24 माइनस का बन गया, बराबर 0। 1/2, 24 प्लस का 24 माइनस का ये तो कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में बचेगा -4k, कौन सा, केवल ये 4k, बराबर 0। यहाँ जो 2 है, इस 2 को अपन इससे काट सकते हैं, तो हमारे पास में आ गया -2k बराबर 0। हम मान निकालना चाहते हैं k का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो -2 लिखा हुआ है ये इस k के गुणा में है, इस k के साथ ये गुणा है, तो इस गुणा वाली संख्या को हम यहाँ हटाना चाहते हैं, तो ये -2 इस 0 के बटे में जाएगा। गुणा वाली संख्या जब भी हटती है तो सामने वाली संख्या के बटे में आती है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 0। कैसे याद रखें, ऊपर 0 उत्तर 0, याद रह जाएगा कि जब अंश में 0 आता है तो उसका उत्तर 0 होगा, ऊपर 0 उत्तर 0, आराम से याद रह सकता है। तो इसका उत्तर हो गया k का मान 0। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि k का मान ज्ञात कीजिए, कि k का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए तीनों बिंदु संरेखीय है। तो k का कौन सा मान हो गया, 0। ये हुआ आपका k का मान, कि जब दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय हो।
इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में भी होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसी एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज में आने वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको आप आराम से हल कर सकें। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर जो 15 है वो एक नई बात हम लोगों को बताने वाला है। यहाँ पर हम एक नई बात सीखेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर जो 15 है इसके क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा पहले हम लोगों को उसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जिस व्यूअर के एग्जाम्पल या मैं ऐसे कहूँ कि क्वेश्चन है यदि वो समझ में आया तो उसका सॉल्यूशन है वो आराम से समझ में आ जाएगा। मेन मुद्दा यही है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया और जो कहा गया है उसको कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये बातें जब आपको पता चलने लग जाएगी तो गणित है उससे आप लोगों को बड़ी मोहब्बत होगी और गणित बड़ी आसान होगी। लगने लगेगा कि गणित से आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं। और हम लोगों का यही प्रयास है ताकि आप गणित में एक महारत हासिल करें, गणित में एक कामयाब इंसान बने आप, गणित आप लोगों को अच्छे से आए। इन्हीं उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में बोला गया यदि ए जिसकी निर्देशांक है -5 बी जिसकी निर्देशांक है -4 -5, बिंदु सी जिसकी निर्देशांक है -1 -6 और बिंदु डी जिसकी निर्देशांक है 4 5। एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन जो है वो इससे पहले हमने किया ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। हाँ ये जरूर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है उसके लिए हमने काम किया था। अब चतुर्भुज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हम उसी त्रिभुज वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे इसके लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आप कच्चा डायग्राम बना लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ज़रूरी नहीं है कि वो चतुर्भुज किस टाइप का हो, आप किसी भी टाइप का हो और उसको आप नाम दे दीजिए ऐसे पर्सन के अनुसार ABCD। और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, चतुर्भुज का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं हमारे पास में, इसलिए इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटना होगा। और 2 त्रिभुजों में इसको कैसे बांटा जाएगा, विकर्ण खींच करके। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे एक ये विकर्ण बनेगा DB बोल दो चाहे BD बोल दो, एक विकर्ण बनेगा AC। तो आपको दोनों विकर्ण नहीं खींचने हैं, एक विकर्ण खींचना है। अब कौन सा विकर्ण खींचना चाहिए ये आपकी इच्छा है। आप विकर्ण AC खींच सकते हैं, आप विकर्ण BD खींच सकते हैं। मान लीजिए मैंने BD खींच दिया। जैसे ही मैंने ये विकर्ण खींचा तो ये जो चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुजों में बंट गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे अलग अलग और उनका जो क्षेत्रफल आएगा उनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पता चल रहा है कि दोनों त्रिभुज जुड़ करके फिर क्या बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं ना। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जुड़ने के बाद
जो क्षेत्रफल होगा वो आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे पहले यहाँ इस विकर्ण के इधर कौन सा त्रिभुज बना हुआ है उस त्रिभुज का नाम लिख दो। जैसे इसको ए बी डी, इसको हम ए बी डी बोल सकते हैं। इस त्रिभुज में ये जो तीनों शीर्ष है ए बी और डी, एक ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा डी होगा, ए बी डी। तो इनके निर्देशांक यहाँ से देख करके लिख दो। ए के निर्देशांक क्या है -5 7, बी की निर्देशांक है -4 -5, और फिर आ रहा है डी की निर्देशांक लास्ट में बता रखे हैं 4 5। सबसे पहले बिंदु के निर्देशांक को हमें समझना है कि ये x1 y1 का मान है। यहाँ ये जो मान दे रखे हैं वो x2 और y2 का मान है। इसी प्रकार तीसरे बिंदु के निर्देशांक वो x3 y3 का मान है। आप सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 1/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 में हमने बात की थी। और इसी फॉर्मूले का यूज करके ये सिद्ध किया जाता है, ये जांच की जाती है कि दिए गए तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो देखिए इनकी वैल्यू है, यहाँ हमने समझा दिया आपको। x1 y1 लिखा है, इसका मतलब ये x1 y का मान है, ये x2 y2, तभी हमने यहाँ पर x2 y2 लिखा है, ये x3 y3। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप लोग यहाँ पर वैल्यू जो है वो आराम से लिख पाएँ, मिस्टेक नहीं हो। जब आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा तो ये चीज़ें हम लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और हम ऑटोमेटिक समझने लग जाएंगे कि यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको लिया जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए हम लोगों को ये ज़रूरी है। चलिए 1/2 यहाँ से x1 का मान देखेंगे। देखो x1 y1 यहाँ लिखा हुआ है, तो x1 का मान -5 है, माइनस की संख्या इसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर गुणा y2 माइनस y3, y2 का मान यहाँ मिलेगा -5, फिर माइनस, कौन सा माइनस, इस माइनस की बात कर रहा हूँ, फिर y3 का मान 5 है, प्लस से x2 का मान देखो, x2 y2 यहाँ लिखा है तो ये x2 है, x2 का मान -4, फिर गुणा y3 का मान 5 माइनस y1 का मान 7 प्लस से x3 का मान है हमारे पास में, यहाँ देखो x3 का मान 4 है, 4 इंटू y1 माइनस y1 का मान 7 है, y2 का मान -5 है, तो आराम से रखना ये 7, फिर इस सूत्र के अनुसार माइनस, लेकिन y2 का मान है वो माइनस में होने के कारण वहाँ क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो 1/2, एक बार इस माइनस को ऐसे ही रखने दीजिए। ये दोनों संख्याएं जो हैं वो माइनस की है, तो आप सब जानते होंगे कि माइनस को माइनस के साथ जोड़ा जाता है और उत्तर माइनस में आता है। तो -5 और -5 जुड़ करके -10 बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर समझना है कि 5 में से 7 घट रहा है। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का बचता है, ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक यदि छोटी सी भी मिस्टेक यहाँ पर हो गई तो आपका रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी ज़रूरी है। 4 गुणा ये दोनों जुड़ेंगे तो ये 12 हो गई। आगे देखिए 1/2, इनको गुणा करना है, दोनों ही संख्या माइनस की है, तो पहले माइनस से गुणा होकर के प्लस बना लेगा, फिर 5 को 10 से गुणा करके लिख दो प्लस का 50, ये प्लस का 50 ही है। -4 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करने पर 8 हो जाएगा, और इस 4 को 12 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। 1/2
गुणा, इस ब्रैकेट के बाहर ये 1/2 गुणा है इसलिए मैंने वहाँ गुणा लगा दिया। इन सब को जोड़ लो, इन सब को जोड़ेंगे तो 106 आएगा और इस 2 का भाग 106 में जाएगा तो 53 आएगा। इसका मतलब पता चल गया कि हमारा क्षेत्रफल जो आ रहा है वो आ रहा है 53 वर्ग मात्रक। मात्रक का मतलब इसका पैमाना कुछ भी हो सकता था, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, लेकिन वो अपने को दिया नहीं गया है इसलिए हम वहाँ पर लिखते हैं मात्रक। तो आप समझ गए कि इस विकर्ण से नीचे वाले त्रिभुज का जैसे हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, ये जो आपका इस विकर्ण के ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ स्पेस आप देख ही रहे हैं, तो मैं यहीं इसको सेट करूँगा और देखना आप किस टाइप से इसको हल किया जाता है। तो इस त्रिभुज ABD जो है इसका क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ABD का वो तो कितना आ गया 53, उसको आप ध्यान रखें। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसका नाम क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, BCD, DCB कैसे भी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया BCD, तो इसमें B के निर्देशांक, C के और D के निर्देशांक लिखने, तो B के निर्देशांक यहाँ से लिख दो -4, -5, C के लिखेंगे -1, -6, D के लिखेंगे 4, 5। फिर वही बात आएगी, इनको हमें क्या समझना है कि x1 y1 का मान है, ये x2 y2, तभी हमने x2 y2 लिखा, या ये x3 y3 है। आप समझ जाओ तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहते हो तो हम लिख सकते हैं, सूत्र ऐसे ही होगा। तो अब त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए भी वही काम करना है, 1/2 इंटू x1 आ रहा है, x1 का मान यहाँ -4 है तो ये -4 गुणा y2 - y3, y2 का मान -6 है, यहाँ लिखा है ना हमने y2, तो ये y2 है -6, ये माइनस, फिर y3 का मान देखो, y3 का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ हमने 5 लिख दिया, प्लस से x2 का मान देखो, x2 y2 यहाँ लिखा है तो x2 ये है तो ये x2 होगा -1, तो -1 x2 हो गया, गुणा y3 - y1, y3 का मान 5, फिर माइनस y1 का मान माइनस का 5 है तो ये उस माइनस को प्लस बना देगा, फिर प्लस से आगे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, x3 का मान यहाँ 4 आ रहा है तो 4 गुणा y1 - y2, y1 का मान -5, फिर माइनस, कौन सा माइनस, ये सूत्र में जो माइनस आ रहा है वो, फिर y2 का मान -6 है तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा। और अब देखिए 1/2, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, -4 तो ऐसा कैसा लिखो, गुणा ये दोनों जुड़ेंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 11 बनेंगे, -1 गुणा 5 और 5 जुड़ेगा तो ये 10 बनेगा, प्लस 4 गुणा यह माइनस है ये प्लस है तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। फिर सुनो, ये माइनस लेकिन गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 4 को 11 से गुणा करेंगे 44, -1 को 10 से गुणा करेंगे 10, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, सीधा सीधा समझ लीजिए 44 और 4 तो है प्लस के तो ये तो जुड़ जाएंगे, ये तो हो गए 48, और 48 में से फिर 10 घटेगा, 48 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 38, फिर इस 2 का भाग इस 38 में जाएगा तो 19, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 19 वर्ग मात्रक। आपको ध्यान है कि इस विकर्ण से नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात किया था, और ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी हमने ज्ञात किया है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बनेगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसलिए अंत में लिख देंगे कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इन दोनों का जोड़ दो, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो आया था वो क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था, ABD का क्षेत्रफल आ गया था 53,
BCD का क्षेत्रफल आ गया 19, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को अपन हल कर सकते हैं। एक बार फिर समझा दूं आप लोगों को कि निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 10वीं स्टैंडर्ड के क्लास के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पहले एक कच्चा डायग्राम बना लो उस चतुर्भुज का और उसमें एक विकर्ण खींच दो ताकि हमारे पास में दो त्रिभुज बन जाए। त्रिभुज हमने क्यों बनाए? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपना अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट किए, एग्जाम्पल नंबर 14 और 15। तो इस एक्सरसाइज के 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं। जब तक आप बेल आइकन वाला बटन नहीं दबाओगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।